Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in the session number 10, last session of chapter number 3, human reproduction. 2 पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं ये सेशन के अंदर. सबसे पहला पॉइंट है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. नाउ लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि प्रेगनेंसी है क्या. तो ह्यूमन प्रेगनेंसी जनरली अप टू द 9 मंथ प्रोग्रेस में होगा. अप्रोक्सीमेट 40 वीक या तो 266 टू 280 डेज. अब ये तो ह्यूमन बॉडी की प्रेगनेंसी की बात की. वैसे ही अलग अलग एनिमल्स की प्रेगनेंसी अलग अलग हो सकती है. जैसे डॉग की बात करो तो 58 टू 68 डेज. कैट की बात करो तो 62 डेज. एलिफेंट की दो वेराइटीज, अफ्रीकन एलिफेंट की बात करो तो 22 मंथ एंड एशियन एलिफेंट की बात करो तो 18 टू 22 मंथ. अब ये जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड है 9 मंथ का ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसमें अलग अलग मंथ में अलग अलग चेंजेस होता रहता है. जैसे कि हमें ये सब चेंजेस वन बाय वन डिस्कस करना है. फर्स्ट चेंजेस क्या? In human being, after 1 month of pregnancy, एम्ब्रियो का सबसे पहले डेवलप होने वाला ऑर्गन कौन सा होगा? हार्ट. सो 1 महीने के बाद एम्ब्रियो का सबसे पहले हार्ट का फॉर्मेशन होगा. सो कोई भी ग्रोइंग फीटस का फर्स्ट साइन क्या है कि एक्चुअल में ये फीटस ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका फर्स्ट साइन क्या है? It may be noticed by listening to the heart sound carefully through the stethoscope. डॉक्टर्स का जो स्टेथोस्कोप है उसको यूज़ करके केयरफुली अगर हार्ट के साउंड सुन सकते हैं, then we can say that growing fetus का ये सबसे फर्स्ट साइन होगा. सबसे पहले हमें वो हार्ट के साउंड से ही पता चलेगा कि बॉडी के अंदर फिटस ग्रो हो रहा है. Now this one is the second change. By the end of 2nd month of pregnancy, the fetus develop limbs and digit. अब चाहे वो फोर लिम्स हो या हैंड लिम्स हो, तो फोर लिम्स की जो उंगलियां है डिजिट, हैंड लिम्स के लिए आपको नाम याद है टोस. तो 2nd मंथ में ये सब चेंजेस होंगे. नाउ 3rd month, by the end of 12 week, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले 3 मंथ, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड. 3 महीने तक मेजर ऑर्गन सिस्टम सभी की सभी बन जाती है. जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, लिम्स ले लो और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लोकेटेड ऑन बॉडी सरफेस. बॉडी की सरफेस के ऊपर लोकेटेड नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिनको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटाइल या तो एक्सटर्नल जेनिटिलिया ऑर्गन्स. लिसन, अब 3rd मंथ पे नो डाउट ये एक्सटर्नल जेनिटिलिया डेवलप हो जाते हैं, पर मेल और फीमेल का सेक्स अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो तो अप्रोक्सीमेट आफ्टर 3.5 मंथ और वी कैन से दैट एट 4 मंथ ये एक बेस्ट टाइम पीरियड है कि ग्रो होने वाले फीटस का सोनोग्राफी के थ्रू सेक्स अगर आइडेंटिफाई करना हो तो ये कौन से मंथ में पॉसिबल हो पाता है? 3.5 या तो 4 मंथ. नाउ 4th changes. The first movement of fetus and appearance of hair on the head are usually observed during the 5th month. 5th मंथ पे फिटस का सबसे फर्स्ट मूवमेंट दिखेगा एंड हेड के ऊपर हेयर का फॉर्मेशंस होना. तो ये 2 इवेंट आपको दिखेगी 5th मंथ पे.
changes number 5. By the end of about 24 weeks, मतलब एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, तो 3 महीने के 2 सेशन कंप्लीट होंगे। उसके बाद बॉडी इज कवर्ड विद द फाइन हेयर, पूरी बॉडी की सरफेस के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। आईलिड्स जो है वो सेपरेट हो गए होंगे, मतलब आई को कवर करने वाले जो लेयर्स है वो सेपरेट हो सकते हैं। एंड आई लैशेस आर फॉर्म, आई की सरफेस के ऊपर डेलिकेट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो अप टू द 6 मंथ डेवलप हो जाते हैं। एंड लास्ट चेंजेस आपको दिया हुआ है कि बाय द एंड ऑफ 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फिटस इज फुल्ली डेवलप। 9 महीने के टाइम पीरियड के बाद फिटस जो है वो फुल्ली डेवलप हो जाता है एंड इट इज़ रेडी फॉर डिलीवरी, कि भाई अब बॉडी से बाहर वो डिलीवर्ड होने के लिए, रिमूव होने के लिए रेडी है। सो दिस आर द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग डिफरेंट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी विद इन द ह्यूमन बॉडी। अब ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें अलग अलग मंथ दिख रहा है कि फर्स्ट मंथ का व्यू, सेकेंड मंथ का व्यू, थर्ड मंथ का व्यू, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ पे कैसा व्यू, 6 मंथ, 7, 8 एंड 9। तो ये अलग अलग मंथ का आप लोगों को व्यू दिख रहा है। अप्रोक्सीमेट ऐसा माना जाता है कि जब भी 9 मंथ के बाद कोई भी फिटस की बॉडी डिलीवर्ड होती है तो उस टाइम पे वो फिटस का जो लेंथ होता है, अप्रोक्सीमेट लेंथ कितना होगा, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, और उसके वेट की अगर बात करो तो 3300 ग्राम। और जब भी ह्यूमन फिटस की डिलीवरी होती है तो जनरली पोजीशन क्या होती है, तो पोजीशन होगी हेड डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, जैसे कि आपको ये डायग्राम के अंदर दिख रहा है कि हेड सबसे पहले वजाइना के थ्रू बाहर रिमूव होता है। सो ये था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एंड ये चैप्टर का लास्ट सेशन, पार्ट्यूरेशन एंड लैक्टेशन। लिसन, पार्ट्यूरेशन का मतलब है कल्मिनेशन चाइल्ड का बर्थ, और लैक्टेशन का मतलब होगा मिल्क secretion from mammary gland। नाउ एवरेज ड्यूरेशन कितना था ह्यूमन प्रेगनेंसी का, तो पहले ही हमने पढ़ा था 9 मंथ, जिसको बोला था गेस्टेशन पीरियड। अब ये गेस्टेशन पीरियड समझ लो जैसे ही कंप्लीट होगा, तो ये गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद जब भी चाइल्ड को बॉडी से डिलीवर्ड करने की बात आती है, देन वी हैव टू रिक्वायर्ड विगरस कॉन्ट्रैक्शंस। एकदम फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शंस होगा यूटेरस का एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी विच कोज द एक्सपल्शन, मतलब रिमूवल, डिलीवरी ऑफ फिटस। क्योंकि फिटस को बॉडी से डिलीवर्ड करना, एक्सपल करना, रिमूव करना नॉर्मल मसल्स का काम नहीं है, तो उस टाइम पे यूटेरस के अंदर के स्मूथ मसल्स का विगरस कॉन्ट्रैक्शंस होता है। सो दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस, मतलब चाइल्ड बर्थ, इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट्यूरेशन। तो पार्ट्यूरेशन का एक दूसरा भी नाम है क्लाइमैक्स ऑफ प्रेगनेंसी, और वी कैन से दैट एंडिंग पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का लास्ट पीरियड। अब आपको 9 मंथ, 40 वीक्स, 266 से 280 डेज की बात मैंने की थी, पर ये पार्ट्यूरेशन
मे बी पॉसिबल है, अकर्स विद इन दी 15 days ऑफ कैलकुलेटेड ड्यू डेट। अब कैलकुलेट की हुई डेट से 15 दिन पहले भी हो सकता है, 15 दिन बाद में भी हो सकता है। सो पार्ट्यूरेशन इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स that expel, that remove, that deliver the infant or fetus from the uterus। कि यूटेरस से इन्फेंट या तो फिटस को रिमूव करने वाली जो सीरीज ऑफ इवेंट है, वो सीरीज ऑफ इवेंट को क्या नाम दिया जाता है? इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट्यूरेशन। तो ये आपको डायग्राम जो दिख रहा है एग्जैक्ट ये डायरेक्शन से वो बॉडी से मूव होने वाला है, तो हेड की पोजीशन पहले होगी। सो पार्ट्यूरेशन नाम का जो मैकेनिज्म है वो काम कैसे करेगा? सो पार्ट्यूरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। लिसन, न्यूरो एंडोक्राइन, तो पहला नर्वस सिस्टम भी आएगा और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। तो न्यूरॉन मतलब नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों के मैकेनिज्म से ये पार्ट्यूरेशन नाम का प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा। अब पार्ट्यूरेशन अगर हमें जनरेट करवाना हो तो उसके लिए सिग्नल कौन भेजेगा? सो सिग्नल फॉर पार्ट्यूरेशन इज ओरिजिनेट और इज generated from the fully developed fetus and the placenta। तो ये fetus और placenta इन्हीं दोनों का काम है कि पार्ट्यूरेशन से रिलेटेड सिग्नल्स को जनरेट करना। चलो, ये सिग्नल जैसे ही जनरेट होंगे विच इंड्यूस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, यूटेरस की वॉल का माइल्ड एकदम विगरस स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होगा, जिसे बोला जाता है फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस। अब रिफ्लेक्सेस मतलब आपको पता है प्लासेंटा और फिटस ने मैसेज दिया और वो सिस्टम ने फिर सामने क्या मैसेज दिया? यूटेराइन की वॉल का एकदम स्ट्रॉन्ग विगरस कॉन्ट्रैक्शंस, इसीलिए इसको बोला जाता है फिटल को रिमूव करने वाला रिफ्लेक्सेस। ओके, ये नर्वस सिस्टम का प्रिंसिपल आपको मैंने बताया। अब ये नर्वस सिस्टम के प्रिंसिपल का इफेक्ट कहीं ना कहीं हार्मोनल सिस्टम के ऊपर भी होगा। तो ये यूटेरस की वॉल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी, दिस क्रिएट द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। मदर की पोस्टीरियर पिट्यूटरी में से सिक्रेट होने वाला ये ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन। अब ऑक्सीटोसिन का काम तो आपको पहले ही पता है, यूटेराइन मसल, आपको याद है यूटेरस का सेकेंड लेयर मायोमेट्रियम, या तो आप उसे पेरीमेट्रियम भी बोल सकते हो। तो ये मायोमेट्रियम नाम का जो लेयर है बंडल ऑफ स्मूथ मसल्स से बनता है। तो ये स्मूथ मसल से बना हुआ जो भी मायोमेट्रियम है उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होगा। इट कोजेज स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस विच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सेक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो ये दोनों की एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबिलिटी है कि जितना यूटेराइन का वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगा उतना ऑक्सीटोसिन जनरेट होगा, उतना फिर से यूटेराइन की वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगा, उतना फिर से ऑक्सीटोसिन जनरेट होगा। नाउ ऑक्सीटोसिन के जैसा ही रोल प्ले करने वाला एक दूसरा हार्मोन कि जैसे ही ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होगा इट स्टिमुलेट द प्लासेंटा एंड प्लासेंटा एक दूसरा हार्मोन जनरेट करता है, जो हार्मोन का नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। सो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स ले लो या तो ऑक्सीटोसिन ले लो, दोनों का एक ही काम है, बोथ आर एक्ट एज अ फ्रीक्वेंट एंड पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यूटेरस। अल्टीमेटली दोनों के नाम अलग अलग है पर दोनों का काम तो एक ही है, यूटेरस की वॉल को कैसे भी करके कॉन्ट्रैक्ट करना।
Now, stimulatory reflexes between the uterine contractions and oxytocin secretion continues. जैसे ही यूटेरस की वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगी, ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन बढ़ेगा, यूटेरस की वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो इन दोनों का जो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्सेस है कंटिन्यूसली चलता रहता है, रिजल्ट इन द स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यूटेरस। तो यूटेरस की वॉल का स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस होने की वजह से इतना ज़्यादा ये कॉन्ट्रैक्शंस होगा, दिस लीड्स टू द एक्सपल्सन delivery of the baby out of uterus through the birth canal। तो बर्थ कैनाल के थ्रू यूटेरस में से बेबी को डिलीवर्ड करने वाली प्रोसेस को बोला जाता है पार्ट्यूरेशन। समझ लो पार्ट्यूरेशन हो गया, बेबी बॉडी से बाहर रिलीज हो गया, देन हमें अम्बिलिकल कोड को कट करना पड़ता है। तो अम्बिलिकल कोड कट कैसे किया जाता है, तो आपको ये डायग्राम के अंदर दिख रहा है कि कटिंग ऑफ अम्बिलिकल कोड। तो ये अम्बिलिकल कोड को कटिंग करने के बाद बॉडी को वहाँ से हटा दिया जाता है। नाउ सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड, चलो बॉडी में से इन्फेंट न्यूबॉर्न को डिलीवर्ड कर लिया गया है, उसकी बॉडी के साथ जुड़ा हुआ प्लासेंटा एंड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ अम्बिलिकल कोड इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूटेरस ऑफ मैटरनल बॉडी। अब मैटरनल बॉडी के साथ जुड़ा हुआ प्लासेंटा या तो अम्बिलिकल कोड का रिमेनिंग पोर्शन जो अब कोई काम का नहीं है, तो उसको भी बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है और उसको बोला जाता है आफ्टर बर्थ। तो अब आप लोग बताओगे, एक क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर पूछा हुआ है कि भाई व्हाट डू यू थिंक दैट द डॉक्टर्स इंजेक्ट टू इंड्यूस द डिलीवरी। तो डिलीवरी को इंड्यूस करने के लिए जो इंजेक्शन दिया जाता है ना, कौन से हॉर्मोन्स होंगे, मोस्टली ऑक्सीटोसिन एंड दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो ये दोनों हॉर्मोन्स की वजह से कहीं ना कहीं डिलीवरी को इंड्यूस किया जा सकता है। एंड लास्ट पॉइंट है लैक्टेशन क्या है। सो प्रेगनेंसी के टाइम पे मेमोरी ग्लैंड्स of the female undergoes the differentiation, modification. During pregnancy and start producing milk towards the end of pregnancy by the process is called as the lactation। कि प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल की बॉडी का मेमोरी ग्लैंड्स मॉडिफिकेशन में जाता है एंड इट प्रोड्यूस अ मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी जैसे ही खत्म होने को आएगी वो मिल्क जनरेट करेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ लैक्टेशन। तो ये जो मिल्क है जनरली हमें पता है कि भाई मिल्क का फंक्शन एक ही है, दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यूबॉर्न, फीडिंग न्यूट्रिशन। पर यहाँ पे दो वेराइटीज हैं। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन। प्रेगनेंसी चलो समझ लो ख़त्म हो गई, बेबी डिलीवर्ड हो गया, तो बेबी की डिलीवरी के बाद के थोड़े से दिन जो होते हैं उस टाइम पे जो मिल्क बनता है जिसका नाम है कोलोस्ट्रम। तो कोलोस्ट्रम येलोविश कलर का एक थिक मिल्क होता है। जो येलोविश कलर का थिक मिल्क एज अ लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। क्यों लिक्विड गोल्ड है? बिकॉज इट कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज। ज़्यादातर कौन से एंटीबॉडी होते हैं? इम्यूनोग्लोब्युलिन ए नाम का एंटीबॉडी ज़्यादातर ये गोल्डन मिल्क के अंदर प्रेजेंस होता है। तो ये एंटीबॉडी का काम क्या है? एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप अ रेजिस्टेंस एबिलिटी फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज।
अभी तक जो बेबी बॉर्न हुआ है वो तो मदर के यूटेरस में था, तो वहाँ पे प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट था। पर जब भी वो बेबी बॉडी से बाहर डिलीवर्ड होता तो एनवायरनमेंट में बहुत सारे पैथोजेनिक सब्सटेंस है, उनके अगेंस्ट में खुद को फाइट करने के लिए, इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए एंटीबॉडीज अवेलेबल होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। इसलिए डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन यही होता है कि पहले दिनों का जो इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन का जो मिल्क होगा वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसिडर किया जाता है। सो आपको दो वेराइटीज़ दिख रही है। ये पहला जो है ना वो कोलोस्ट्रॉम है, ऑल्सो नोन एज अ लिक्विड गोल्ड, और दूसरा है ब्रेस्ट मिल्क, उसका भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसिडर किया जाता है। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द embryonic development, parturition and lactation. Thank you very much. Jai Hind.